हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीटी प्रारंभिक परीक्षा में जो प्राचीन इतिहास से प्रश्न आते हैं तो उसमें हम मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे। और हमने आपको जब पिछली क्लास में 16 महाजनपद के विषय में बताया था, हमने आपको बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे भारत में 16 महाजनपद के रूप में राज्यों का एक प्रारंभिक स्वरूप हमारे सामने दिखता है 16 महाजनपद के रूप में। तो उन 16 महाजनपद की हमने आपके सामने चर्चा की थी और उन 16 महाजनपद में मगध जो था वो एक महाजनपद था। मगध एक महाजनपद था और वो 16 महाजनपद में मगध जो महाजनपद था वो बाद में एक बड़े साम्राज्य के रूप में उभर करके सामने आता है। मगध जो है वही एक बड़े साम्राज्य के रूप में उभर करके सामने आता है, बड़े साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है। तो ये जो मगध एक महाजनपद से साम्राज्य का स्वरूप ग्रहण करता है और वो कई जनपदों को जीत करके, महाजनपद को जीत करके अपने भीतर मिला लेता है। तो ये मगध के साम्राज्य के विषय में हम पढ़ेंगे। और मगध साम्राज्य के विषय में पढ़ते हुए हम 3 राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे जिसका संस्थापक बिंबिसार था। फिर हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे जिसका संस्थापक शिशुनाग था। और फिर हम नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे जिसका पहला शासक महापद्मनंद था। तो हम इन 3 वंशों के बारे में पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के भीतर। और इन 3 वंशों में हम पहले हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। हर्यक वंश के भीतर हम बिंबिसार को पढ़ेंगे, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को पढ़ेंगे, अजातशत्रु के पुत्र उदयभद्र या उदयन जिन्होंने गंगा पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी उसको भी देखेंगे। और फिर हर्यक वंश के जो आखिरी के अंतिम के जो शासक होते हैं उसको भी देखेंगे, क्योंकि आखिरी के जो शासक है उसके ऊपर से भी प्रश्न पूछा जाता है। बिंबिसार को पढ़ते हुए हम उसके प्रारंभिक जीवन को देखेंगे कि उसका प्रारंभिक जीवन कैसा था, उसके विषय में, उसके प्रारंभिक जीवन के विषय में हमें क्या जानकारियां मिलती है, हम उसको देखेंगे। फिर देखेंगे कैसे वो मगध का शासक बनता है, उसको देखेंगे। फिर शासक बनने के बाद वो कैसे साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाता है और अपने समकालीन दूसरे जो महाजनपद थे उनके शासकों के साथ वो किस तरह के संबंध बनाता है, हम उसको देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि बिंबिसार की हत्या कैसे होती है। और इस तरह हम एक एक करके मगध साम्राज्य को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिंबिसार से। हम बिंबिसार को देखते हैं। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध का शासक रहता है। उसके प्रारंभिक जीवन को देखते हैं। देखिए, बिंबिसार के प्रारंभिक जीवन के विषय में कोई बहुत जानकारी प्राप्त नहीं होती है। बिंबिसार कहाँ पैदा हुआ, उसकी परवरिश कैसे हुई, इन सब चीज़ों को लेकर कोई बहुत जानकारी प्राप्त नहीं होती। उसके बारे में जो प्रारंभिक जानकारी मिलती है, जितनी मिलती है, उसमें एक विद्वान है आर.डी. भंडारकर। आर.डी. भंडारकर, यहाँ आ लिखा गया है, आर.डी. भंडारकर। भंडारकर साहब बिंबिसार के बारे में बताते हैं कि बिंबिसार अपने जीवन के प्रारंभ में, शुरुआत में जो बज्जी गणराज्य था, उस गणराज्य के अंतर्गत जो एक लिच्छवी कुल था, लिच्छवी कुल, बज्जी गणराज्य के अंतर्गत जो एक लिच्छवी कुल था। आप जानते हैं कि बज्जी एक गणराज्य था और उसमें कुल 7 उसी तरह के छोटे छोटे राज्य थे। तो जो लिच्छवी वहाँ का इकाई था, बज्जी गणराज्य का जो लिच्छवी इकाई था, उसी का सेनापति था ये, उसी का ये सेनापति था, उसी का सेनापति था। ये आर.डी. भंडारकर साहब ऐसा कहते हैं कि वो बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति था। और जब बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति था, उस वक्त लिच्छवी गणराज्य जो था उसी का मगध पर शासन भी था, यानी मगध पर उसी का कब्जा था। और बाद में
जो बिंबिसार है वो खुद को मगध के स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लेता है। ऐसी जानकारी आर.डी. भंडारकर साहब देते हैं। बौद्ध ग्रंथ इसके विषय में क्या जानकारी देते हैं? बौद्ध ग्रंथ ये बताता है कि जो बिंबिसार है उसके पिता बोधिस, बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार के पिता बोधिस, और बिंबिसार के पिता का नाम सिर्फ एक ही जगह प्राप्त होता है, वो बौद्ध ग्रंथ है, और उसमें क्या प्राप्त होता है? बोधिस। बोधिस बिंबिसार के पिता के रूप में बोधिस का नाम आता है, और बौद्ध ग्रंथ ये बताता है कि बिंबिसार का पिता बोधिस मगध का शासक था, और उसने ही 15 साल की आयु में बिंबिसार को मगध का गद्दी सौंपा था। तो बौद्ध ग्रंथ ये बताता है कि बिंबिसार के पिता बोधिस मगध का शासक था, और उसी ने 15 साल की आयु में बिंबिसार को मगध की गद्दी पे बैठाया था। जैन ग्रंथ जो है वो बिंबिसार के बारे में उसका नाम बताता है सिर्फ, और वो बताता है श्रेनिक। बिंबिसार का नाम जैन ग्रंथ श्रेनिक बताता है। जैसे आगे आप देखेंगे अजातशत्रु का, तो ये बताया जाता है जो श्रेनिक है वो भी बिंबिसार का एक उपनाम था। जैसे आगे आप देखेंगे कि अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था, तो उसी तरह ये बताया जाता है कि जो श्रेनिक था वो अजातशत्रु का बिंबिसार का उपनाम था। तो आपको याद रखना है कि बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस था, और बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेनिक। बिंबिसार का उपनाम श्रेनिक था। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, उसमें आपको बिंबिसार, अजातशत्रु दे दिया जाएगा, और या एक दो और शासक दे दिए जाएंगे, और उसमें अलग अलग उपनाम दे करके उसको मेल मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस था, और बिंबिसार का उपनाम श्रेनिक था। अब आते हैं शासक बनना। तो हमने आपको बताया ही कि 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार जो है मगध के शासक बनता है, और मगध के गद्दी पर बैठने के बाद बिंबिसार एक राजवंश की स्थापना करता है। मगध की गद्दी पर बैठने के बाद बिंबिसार एक राजवंश की स्थापना करता है, जिसे हम इतिहास में हर्यक वंश, हर्यक वंश, हर्यक वंश के नाम से जानते हैं, हर्यक वंश के नाम से जानते हैं। तो हर्यक वंश जो कि मगध का पहला राजवंश था, इस हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। तो बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना करता है। उसके अलावा बिंबिसार मगध को काफी एक शक्तिशाली रूप देता है, और वही मगध को एक साम्राज्य का रूप देता है। तो वो मगध को कैसे शक्तिशाली बनाता है और कैसे मगध को एक साम्राज्य का रूप देता है, उसको आइए देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि समकालीन राज्यों के साथ संबंध एवं साम्राज्य विस्तार, यानी मगध के जो समकालीन राज्य थे उनके साथ बिंबिसार का किस तरह का संबंध था, और कैसे बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया या मगध को एक साम्राज्य का रूप दिया, इसको देखते हैं। तो इसके लिए उसने 3 तरीके अपनाए थे। एक उसने वैवाहिक संबंध को अपनाया था, दूसरा उसने कुछ राज्यों के साथ दोस्ती की थी, और तीसरा उसने युद्ध भी करके कुछ राज्यों को पराजित किया था। तो वैवाहिक संबंध उसने 3 राज्यों के साथ किया। वैवाहिक संबंध, एक तो आपको कोसल महाजनपद, जो हमने आपको महाजनपद वाले चैप्टर में पढ़ाया था, उसके साथ। दूसरा उसने बज्जीगण लिच्छवी, बज्जी जो गणराज्य था उसका एक इकाई था लिच्छवी, उसके साथ। और तीसरा पंजाब में एक मद्रकुल था, मद्रकुल, पंजाब में एक मद्रकुल था, इसके साथ। तो कौशल नरेश इस वक्त थे प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत थे, और कौशल नरेश प्रसेनजीत की जो पुत्री थी कोसला देवी, प्रसेनजीत की जो पुत्री थी कोसला देवी, उनका नाम था कोसला देवी, कोसला देवी। तो प्रसेनजीत की पुत्री कोसला देवी के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और इसके एवज में इन्हें बिंबिसार को काशी ग्राम दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? काशी जो है वो दहेज के रूप में प्राप्त हुआ, दहेज के रूप में काशी। तो बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की जो कन्या थी कोसला देवी, उसकी जो पुत्री थी, और कुछ जगहों पे ये बताया जाता है कि प्रसेनजीत की ये कोसला देवी बहन थी, जबकि कुछ विद्वान ये बताते हैं कि ये कोसला देवी
प्रसेनजीत की बेटी थी। तो उस पे आपको ध्यान नहीं देना है, बस इतना ध्यान रखना है कि कौशल नरेश प्रसेनजीत के परिवार के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया और कौशल देवी के साथ उसने विवाह किया, और इस विवाह के परिणाम स्वरूप बिंबिसार को काशी जो था वो दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। दूसरा वैवाहिक संबंध उसने लिच्छवी जो कुल था उसके राजा थे, उसके प्रमुख थे चेतक, उसके प्रमुख थे चेतक, और चेतक की पुत्री चेलना थी, चेलना, चेलना, इसी के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और तीसरा पंजाब के मद्र कुल की कन्या क्षेमा के साथ, क्षेमा के साथ उसने वैवाहिक संबंध बनाया। इससे क्या हुआ, जैसे कौशल और मद्र ये दोनों ही मगध के पश्चिम में थे, तो इन दोनों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होने से मगध जो है पश्चिम की दिशा में एक सुरक्षित बन गया, वहां से उसको किसी प्रकार के आक्रमण या किसी प्रकार का खतरा नहीं रह गया। लिच्छवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने से क्या हुआ, उत्तर में जो उसके वैशाली बज्जी गणराज्य थे उसके तरफ से वो सुरक्षित हो गया, क्योंकि बताया जाता है कि उधर से बहुत अधिक मगध पर लूटपाट किया जाता था। तो इस तरह उसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने आप को सुरक्षित किया। फिर उसने कुछ राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध भी बनाए। कुछ राज्य जिनको वो पराजित नहीं कर सकते थे या जिनके साथ वैवाहिक संबंध नहीं थे, उसके साथ उसने दोस्ताना संबंध बनाए। इसमें प्रमुख था अवंती, अवंती का शासक चंद्रप्रदोत, चंद्रप्रदोत। बताया जाता है कि उस समय अवंती एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था, उसको पराजित करना बिंबिसार के लिए संभव नहीं था। तब उसने चंद्रप्रदोत के साथ दोस्ती की, और जब चंद्रप्रदोत पांडु रोग या पीलिया रोग, पांडु या पीलिया रोग से पीड़ित हुआ, तब बिंबिसार ने इसकी सेवा के लिए अपने राजवैद्य जीवक, अपने राजवैद्य जीवक को अवंती उज्जैन में भेजा था, अवंती नरेश की सेवा के लिए। उसके अलावा एक और ये गांधार, गांधार था, गांधार, गांधार महाजनपद था। इसके शासक थे पुक्कुसाती, पुक्कुसाती, गांधार के शासक थे पुक्कुसाती। तो इसके साथ भी बिंबिसार ने वैवाहिक दोस्ताना संबंध बनाया था। और बताया जाता है कि पुक्कुसाती जो गांधार का शासक था, उसने बिंबिसार के दरबार में अपना एक दूत भी भेजा था। युद्ध, बिंबिसार ने अपने पड़ोसी राज्य जो अंग था, अंग महाजनपद था, इसके ऊपर उसने आक्रमण किया, अंग पे आक्रमण किया। आक्रमण करके क्या हुआ, अंग के शासक जो था ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त, अंग के शासक ब्रह्मदत्त, अंग के शासक ब्रह्मदत्त को उसने पराजित किया और अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया, तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को, अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का गवर्नर बना दिया, यहाँ का गवर्नर बना दिया। तो इस तरह बिंबिसार ने अंग को पराजित किया, अंग के शासक ब्रह्मदत्त था उसको पराजित कर मार दिया और अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर बना दिया। तो ये हमने उसके समकालीन राज्यों के साथ संबंध और उसके साम्राज्य विस्तार को देखा। अब आइए हम आगे देखते हैं बिंबिसार के धर्म को। बिंबिसार धार्मिक मामलों में किस तरह का था, इसको हम देखते हैं। तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध बिंबिसार के समकालीन थे। गौतम बुद्ध बिंबिसार के समकालीन थे, यानी उन्हीं के समय में थे, और बिंबिसार के मित्र भी थे। तो गौतम बुद्ध के प्रभाव में आकर के बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म को जब बिंबिसार ने अपना लिया, तब उसने बौद्ध धर्म को, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बेलुवन नामक उपवन या उद्यान, बेलुवन नामक उपवन को उसने बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को दान में दिया था। तो बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और उसने बेलुवन नामक एक उपवन भी बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध को उपहार में दिया था। इसके अलावा जैन धर्म जो ग्रंथ है वो भी ये दावा करता है कि बिंबिसार जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन मोटे तौर पे ये बात स्वीकार की जाती है कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने बेलुवन नामक उपवन गौतम बुद्ध को दान में दिया था।
इसके अलावा बिंबिसार ने एक नगर की स्थापना भी की थी और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। वो नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाई थी। उस नगर का नाम था राजगृह। उसने राजगृह की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। फिर आता है उसकी हत्या। तो बताया जाता है कि 492 ईसा पूर्व में 492 ईसा पूर्व में 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया और खुद मगध के गद्दी पर बैठ गया। हालांकि कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। आप इतना ही समझिए कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को किसी भी तरीके से जबरन गद्दी से हटाया, चाहे वो उनको जेल में डाल दिया हो, चाहे उसकी हत्या कर दी हो, और वो स्वयं गद्दी पर बैठ गया। तो ये रहा बिंबिसार के बारे में। अब हम अजातशत्रु और उदयभद्र उदयन के बारे में जानते हैं। आइए हम अजातशत्रु, उदयभद्र, उदयन या उदायन, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही शासक, ये तीन अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। मुख्य रूप से इसका नाम उदायन ही के रूप में याद किया जाता है, उदायन। लेकिन इसके अलावा उदयन या उदयभद्र भी इसी को कहा जाता है। फिर अनिरुद्ध, मुंड, नागदशक। तो आइए शुरू करते हैं। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद आप जानते हैं कि बिंबिसार की हत्या करके 492 ईसा पूर्व में 492 बीसी में अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठता है। और अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से भी जाना जाता है। कुनिक उपनाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से भी जाना जाता है। तो अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है और मगध की गद्दी पर बैठने के बाद वो साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाता है। और साम्राज्य विस्तार में वो कोसल और वज्जी गणराज्य के साथ युद्ध करता है। कोसल के साथ उसका युद्ध क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी के साथ बिंबिसार का विवाह होता है। और जब अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देता है, तब इससे दुखी होकर और इससे क्रोधित होकर के प्रसेनजीत जो था वो काशी को वापस ले लेता। आप जानते हैं कि बिंबिसार के साथ वैवाहिक संबंध के दौरान प्रसेनजीत द्वारा बिंबिसार को काशी दहेज में दिया गया रहता है। लेकिन जैसे बिंबिसार की हत्या होती है तो उससे दुखी होकर के प्रसेनजीत काशी अपने वापस ले लेता है, उस पर अपना अधिकार कर लेता है। तो इसी को लेकर के प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में अजातशत्रु प्रसेनजीत को पराजित करता है। पराजित करने के बाद फिर से अजातशत्रु प्रसेनजीत अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर देता है। अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर देता है और इसके साथ ही काशी पर हमेशा के लिए अजातशत्रु का अधिकार हो जाता है। दूसरा युद्ध अजातशत्रु करता है वज्जी गणराज्य के साथ, जो उसका पड़ोसी उत्तर में स्थित था। वज्जी गणराज्य के साथ युद्ध होता है और बताया जाता है कि इस युद्ध में वज्जी गणराज्य, चूंकि वो कई इकाई मिल करके गणराज्य बना होता है तो काफी ताकतवर होता है, तो उसको पराजित करने के लिए अजातशत्रु गौतम बुद्ध की सहायता लेता है। ये बताया जाता है कि अजातशत्रु का मंत्री था वस्कार। अजातशत्रु का एक मंत्री था वस्कार। ये वस्कार ही गौतम बुद्ध के पास जाता है और गौतम बुद्ध उन्हें सलाह देता है कि जब तक गणराज्य के इकाइयों के बीच तुम फूट नहीं डालोगे तब तक उसको पराजित नहीं कर सकते। तो गौतम बुद्ध के सलाह पर ही वस्कार जो होता है वो वज्जी गणराज्य के इकाइयों के बीच फूट डालने के लिए साजिश करता है और फिर आखिर में वो अजातशत्रु वज्जी गणराज्य को पराजित करने में सफल होता है। और वज्जी गणराज्य को पराजित करने के लिए अजातशत्रु के द्वारा रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का उपयोग किया जाता है। इन दो हथियारों को याद रखिएगा। रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का उपयोग अजातशत्रु वज्जी गणराज्य को पराजित करने के लिए करता है और वो वज्जी गणराज्य को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो ये रहा अजातशत्रु का साम्राज्य विस्तार। अजातशत्रु का धर्म
अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म का अपनाता है, वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। और अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में, अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है 8वें वर्ष में। और गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात, यानी जब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, उसके पश्चात गौतम बुद्ध का जो अवशेष होता है उसी को लेकर के अजातशत्रु, गौतम बुद्ध के अवशेष पर अजातशत्रु राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाता है। राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाता है। हमने यहाँ लिख दिया राजगृह में स्तूप। राजगृह में स्तूप तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेष पर अजातशत्रु राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करता है। और अजातशत्रु के शासनकाल में ही 483 ईसा पूर्व में, 483 बीसी में, 483 ईसा पूर्व में राजगृह के ही सप्तपर्णी गुफा, राजगृह के ही सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। प्रथम बौद्ध संगीति यानी बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन होता है। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की जाती है। और इसी प्रथम बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को 2 हिस्सों में डिवाइड करके सूत पिटक और विनय पिटक नामक ग्रंथ की रचना की जाती है। सूत पिटक और विनय पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक नामक ग्रंथ की रचना होती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर के सूत पिटक और विनय पिटक नामक ग्रंथ की रचना होती है। फिर 461 ईसा पूर्व में, 460 ईसा पूर्व में, 460-61 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के पुत्र उदयभद्र, अजातशत्रु का जो पुत्र होता है उदयभद्र या उदयन या उदयन, इसके द्वारा अजातशत्रु की हत्या कर दी जाती है। और उदयभद्र 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। उदयभद्र जब मगध की गद्दी पर बैठता है उस समय जो वो क्या करता है, गंगा और सोन के संगम पे, गंगा और सोन नदी के संगम पे एक नगर की स्थापना करता है जिसको हम पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। इससे पहले पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। इससे पहले इस पाटलिपुत्र या पाटलीग्राम को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। तो गंगा और सोन के संगम पर उदयन जो है वो पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है। और इसी पाटलिपुत्र को वो अपनी राजधानी बनाता है। तो पटना या पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र पहली बार उदयभद्र के समय में ही मगध की राजधानी बनती है। इससे पहले बिंबिसार और अजातशत्रु के समय तक मगध की राजधानी राजगृह ही रहती है। पहली बार पाटलीग्राम मगध की राजधानी बनती है। उदयभद्र जैन धर्म को मानने वाला था। तो ये भी आपको याद रखना है कि बिंबिसार किस धर्म का था, अजातशत्रु किस धर्म का था और उदयभद्र किस धर्म को मानता था। इस धर्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इस जो हर्यक वंश है इसका अंत कैसे होता है, तो उदयन के बाद अनिरुद्ध गद्दी पर बैठता है, फिर मुंड गद्दी पर बैठता है और इसका अंतिम शासक होता है नागदासक या नागदशक इसका अंतिम शासक होता है। और जो नागदासक या नागदशक होता है उसका जो सेनापति होता है, सेनापति उसका नाम होता है शिशुनाग। और शिशुनाग ही नागदशक की हत्या करके मगध के साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है। और शिशुनाग एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसको हम शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम आगे शिशुनाग वंश के विषय में जानते हैं। शिशुनाग वंश को हम देखते हैं। शिशुनाग वंश हमने आपको बताया था कि जो अंतिम हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है
नागदासक, तो उसकी हत्या करके शिशुनाग नामक जो उसका अमात्य होता है वो एक नए वंश की स्थापना करता है जिसको हम शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। और शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व के बीच मगध पर शासन करता है। और शिशुनाग वंश का जो पहला शासक होता है वो स्वयं शिशुनाग होता है। तो शिशुनाग की क्या उपलब्धि है? शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का वो पहला शासक है। शिशुनाग ने अपने अवंती और वत्स जो महाजनपद था उसको विजित करके मगध साम्राज्य में मिला लेता है। यानी दो महाजनपद जो अवंती और वत्स है उसको जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लेता है। शिशुनाग की दूसरी उपलब्धि ये होती है कि वो वैशाली को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करता है, जो कि राजधानी उदयभद्र या उदयन के समय में पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम में स्थापित हो जाती है। उसको वो वैशाली में अपनी राजधानी को स्थापित करता है। कौन? शिशुनाग। तो पहली बार मगध की राजधानी वैशाली में स्थापित की जाती है किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठता है जिसको काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। कालाशोक गद्दी पर बैठा है जिसको काकवर्ण के नाम से जाना जाता था। काकवर्ण ने एक बार फिर से वैशाली को से हटाकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाता है। मगध की राजधानी फिर से वो पाटलिपुत्र को बनाता है। यानी शिशुनाग ने वैशाली पाटलिपुत्र से हटाकर अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित कर ली थी, लेकिन कालाशोक फिर से वैशाली से हट करके पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाता है। कालाशोक या काकवर्ण के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है यह आयोजन? इसका आयोजन किया जाता है वैशाली में। इसका आयोजन किया जाता है वैशाली में। द्वितीय सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल या द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में 383 ईसा पूर्व में बीसी में वैशाली में, इसी के समय में कालाशोक या काकवर्ण के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता साबकमीर या कामनी, इन्हीं को साबकमीर को ही सर्वकामनी के नाम से जाना जाता है। जो साबकमीर है उन्हीं को सर्वकामनी के नाम से जाना जाता है। तो ये द्वितीय जो बौद्ध संगीति है इसकी अध्यक्षता साबकमीर या सर्वकामनी के द्वारा की जाता है वैशाली में। और द्वितीय बौद्ध संगीति में एक महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि बुद्ध की शिक्षा को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और उस मतभेद के कारण बौद्ध संप्रदाय जो है, बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बढ़ जाता है। बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ये दो हिस्सा कौन था? अस्थाविर और महासांघिक। अस्थाविर और महासांघिक। तो बुद्ध की शिक्षा को लेकर के मतभेद होता है द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल में, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति में। और यहाँ पे बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बढ़ जाता है, अस्थाविर और महासांघिक में बढ़ जाता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन होता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन होता है? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंद वंश का शासन स्थापित होता है और नंद वंश की स्थापना महापदम नंद के द्वारा की जाती है। महापदम नंद एक राट और एक छत्र की उपाधि भी धारण करता है। महापदम नंद द्वारा एक रात और एक छत्र की उपाधि धारण की जाती है। महापदम नंद के बाद उसका पुत्र घनानंद गद्दी पर बैठता है और घनानंद सिकंदर का समकालीन होता है। घनानंद सिकंदर का समकालीन होता है। सिकंदर का समकालीन, यानी इसी के समय में सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है घनानंद के समय में। और यूनानी विद्वान घनानंद को अग्रमीज के नाम से भी बुलाते हैं। यूनानी विद्वान घनानंद को अग्रमीज के नाम से बुलाते हैं। और घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक होता है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित करता है और फिर मगध पर एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है। एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसको हम कहते हैं मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश की स्थापना होती है। तो इसके आगे हम मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे।